ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या परंपरा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, अगर आप मिथरा पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मन में सोचा कि शक्तिशाली पीठ मिल गई। दोनों को देखकर उसका हौसला बुलंद हो गया। इन दोनों के होते हुए रोहन गुप्ता और आर्यन पटेल तो कुछ नहीं थे। शायद प्रिया मल्होत्रा भी उसे अलग नजरों से देखेगी। उस वक्त बोलने वाले का नाम था राहुल सिन्हा, दूसरे का नाम था आदित्य खन्ना। रोहन गुप्ता ने पलटकर देखा तो दो नौजवान आ रहे थे। उम्र में लगभग उसी के बराबर और कपड़े कोई बड़े ब्रांड के नहीं थे, लेकिन चाल ढाल से तुरंत पता चला कि अधिकारी परिवारों से हैं। ऐसा कैसे लगा? क्योंकि रोहन गुप्ता ने उनमें अधिकार का एक भाव महसूस किया, या आत्मविश्वास कह लो। राहुल भाई, आप आए। करण ओबरॉय ने आदरपूर्वक आगे बढ़कर अभिवादन किया। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? लिफ्ट क्यों रोकी? राहुल सिन्हा ने माथे पर बल डालते हुए चारों तरफ देखा। कुछ सहपाठियों से मिलना हुआ, ये कहकर करण ओबरॉय आगे बढ़ा और राहुल सिन्हा के कान में फुसफुसाया। राहुल भाई, नीले कपड़ों वाला मेरा दुश्मन है। आपसे मदद चाहिए कि उसे थोड़ा सबक दिलाएं। ओह, इनकी पृष्ठभूमि क्या है? राहुल सिन्हा ने शक से पूछा। वो मूर्ख नहीं था। जो 5 सितारा होटल में खाते हैं वे आम लोग नहीं होते। कम से कम घर में पैसे तो होंगे। कोई पहुंच भी हो तो मामला उलझ सकता है। साथ ही राहुल सिन्हा ने मन में करण ओबरॉय को कोसा। इतना नासमझ लड़का, बात करना भी नहीं आता? सबक दिलाने का मतलब है मारपीट करूं? लेकिन करण ओबरॉय के उत्साह को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा। कोई पहुंच नहीं है। एक का घर में एक छोटा ढाबा है। उस लड़की का परिवार शायद छोटी सजावट कंपनी चलाता है। सामने वाले के कपड़ों से जाहिर है कि एकदम साधारण परिवार से है। इसके अलावा किसी जिले से हैं और कहते हैं मामा के साथ रहते हैं। करण ओबरॉय ने फुसफुसाया। अच्छा, मदद करता हूं। राहुल सिन्हा ने कुछ सोचकर फैसला किया। इनकी कोई खास पहुंच नहीं तो निपटाना आसान होगा। मान लिया कि आर्यन पटेल इन सहपाठियों के बारे में अच्छे से जानता होगा। फिर वो पास खड़े एक नौजवान की तरफ मुड़ा। आदित्य भाई, क्या एक छोटी मदद हो सकती है? थोड़ी देर रुक जाइए। कोई बात नहीं, जाओ। आदित्य खन्ना ने बिना मोबाइल से नजर उठाए जवाब दिया। ऐसे हालात तो बहुत देखे थे और उकता भी गया था। पहले खुद भी करता था और कभी ज्यादा नहीं सोचता था। ताकत है, पहुंच है, थोड़ा सबक दे दिया तो क्या? गंभीर चोट तो देने का इरादा नहीं। खूबसूरत प्रिया मल्होत्रा को उसने बस कुछ ज्यादा नजरें दी। वो उन उपन्यासों के अनपढ़ नौजवानों जैसा नहीं था जो किसी खूबसूरत लड़की के लिए बेताब हो जाते। ऐसे नौजवान देखकर उसे शर्म आती थी। आदित्य खन्ना का इशारा देखकर राहुल सिन्हा के दिमाग में एक तरकीब आई। पास की दीवार पर लगी एक पेंटिंग देखकर। ऐसे हालात में पहले भी पढ़ा था, इसलिए निपटाने के कई तरीके जानता था। सीधी मारपीट या रौब दिखाना मूर्खों का काम होता है। दूसरे पक्ष को परेशान करना सबसे मजेदार था, खासकर जब वे रोते और माफी मांगते तो। रोहन गुप्ता ने उनकी बातचीत सुन ली, लेकिन बस हल्की मुस्कान आई। देखना चाहता था कि ये अमीर घर के बच्चे क्या करते हैं। ऐसी मुलाकात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह अचानक मुलाकात बिल्कुल अप्रत्याशित थी। काफी दिलचस्प। फौरन राहुल सिन्हा लिफ्ट के सामने वाली तेल की पेंटिंग के पास गया। फ्रेम को जोर से उतारा और कई बार उस पर पांव रखा। फिर जोर से चिल्लाया, सुरक्षा। कुछ सेकंड में एक वेटर आया। हालात देखते ही उसने तुरंत वॉकी टॉकी से सुरक्षा गार्ड को बुलाया। पेंटिंग तोड़ने के बाद राहुल सिन्हा ने करण ओबरॉय को तमाशा देखने वाली नजर दी। राहुल सिन्हा मूर्ख नहीं था, जानता था आसपास सुरक्षा कैमरे हैं। लेकिन तो क्या, लगता था होटल कुछ छोटे व्यापारियों की खातिर उन्हें नाराज नहीं करेगा। उसकी बात का असर होगा। इसके अलावा पीछे माननीय आदित्य खन्ना भी खड़े थे। उनके पिताजी शहर के बड़े अधिकारी और राजनीतिक कानूनी समिति के सचिव थे। रोहन गुप्ता और बाकियों से कोई डर नहीं था। यहां तक कि अगर होटल ने आखिर में न्याय का साथ भी दिया तो कोई खास बात नहीं। पेंटिंग जरूर ज्यादा कीमती नहीं होगी। जरूरत पड़ी तो करण ओबरॉय दे देगा। अगर दूसरे पक्ष की पहुंच उससे ज्यादा भी हो तो उनकी मिली जुली ताकत के मुकाबले निश्चित रूप से कम होगी। एक माफी और कुछ तोहफे से काम चल जाएगा। बदला लेने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो शुरू से अंत तक उनका ही पहलू भारी रहेगा।
इसके अलावा वो करण ओबरॉय की मदद में दूसरों को ज्यादा निशाना बनाने में रुचि नहीं रखता था। उन्हें कुछ पैसे देने पर मजबूर करना काफी था। वह भी तो एक छात्र था। रोहन गुप्ता जैसे सहपाठियों के साथ निपटना न तो दिलचस्प था न ही उसकी साख के लिए अच्छा। बस थोड़ा मजे के लिए छेड़ना ज्यादा मजेदार था। वैसे राहुल सिन्हा प्रिया मल्होत्रा के सामने थोड़ा रौब भी दिखाना चाहता था। आदित्य खन्ना जितनी दुनियादारी उसे नहीं थी और अच्छी लड़कियां उसके पास कम आती थीं। इसलिए प्रिया मल्होत्रा काफी आकर्षक लगी। देखा कि करण ओबरॉय को प्रिया मल्होत्रा में रुचि थी तो क्या एक बार करण ओबरॉय को मिल गई तो वह उनकी महफिल में आएगा और राहुल सिन्हा तब छीन लेगा। अभी जल्दी नहीं। थोड़ी देर में सुरक्षा गार्ड और रिया दोनों आए। 2 गुटों और जमीन पर पड़ी पेंटिंग देखकर तुरंत समझ गए क्या हुआ। डायमंड कार्डधारक मालिक और अधिकारियों के बच्चों के बीच फंसकर उनका दिल आधा आधा हो गया। पक्ष लेने की बात नहीं थी क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फैसला करना सच में मुश्किल था। माननीय मेहमान, क्या बात है? रिया ने पहले दोनों पक्षों की मांग समझना चाहिए। रिया दीदी, इस आदमी ने जानबूझकर होटल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सबने देखा। राहुल सिन्हा ने रोहन गुप्ता की तरफ इशारा करके चिल्लाया। बात खत्म होते ही करण ओबरॉय भी बोल पड़ा। हाँ, इसी ने किया। आदित्य खन्ना मोबाइल से खेलते रहे, बेरुखी दिखाए। झूठ बोल रहे हो, तुमने तोड़ी थी और कई बार पांव भी रखा। प्रिया मल्होत्रा तुरंत उठी और राहुल सिन्हा की तरफ गुस्से से इशारा किया। परवाह नहीं कि तुम कौन हो, जो रोहन गुप्ता पर इल्जाम लगाए वो उसका दुश्मन है। तुम दोनों घिनौने कायर, हम पर इल्जाम लगाने की हिम्मत। आर्यन पटेल ने करण ओबरॉय पर चिल्लाया। दोनों को गाली देते देखकर राहुल सिन्हा ने कुछ नहीं कहा। इन लोगों से बहस करना उसके स्तर से नीचे था। उनकी आवाजों को नजरअंदाज करते हुए उसने रिया की तरफ देखा। इस वक्त आदित्य खन्ना ने भी दृश्य में दिलचस्पी दिखाई। उन्हें हमेशा हंगामे में मजा आता था, खासकर अहम पल पर। रिया मुश्किल में थी। इस झगड़े में मध्यस्थता का अधिकार उसके पास नहीं था। रिया मैनेजर, क्या हुआ? उसी वक्त होटल के जनरल मैनेजर विजय मेहता लिफ्ट से जल्दी आए। उन्हें देखकर रिया को राहत मिली। इस मुसीबत से निपटना उनके बॉस पर छोड़ना बेहतर था। विजय मेहता भी उलझन में थे, हालात कैसे संभाले समझ नहीं आया। रोहन गुप्ता की पृष्ठभूमि नहीं पता थी लेकिन दूसरे दोनों की पता थी। किसी का भी पक्ष लो, एक ताकतवर से पाला पड़ेगा, इसलिए चुनना असंभव था। ऐसी घटनाओं से वे नफरत करते थे। चाहे कुछ भी करो, किसी को नाराज करना पड़ता है। मैनेजर को मुश्किल में देखकर रोहन गुप्ता हल्के से हंसा। समझ आया कि दूसरे पक्ष का असर होगा, लेकिन डर नहीं था। जब तक कोई प्रदेश का बड़ा आदमी न हो, शहर स्तर के लोगों से कोई खास डर नहीं था। आखिरकार यह कोई बुनियादी हितों की लड़ाई नहीं थी और किसी बड़े अधिकारी को खींचने की जरूरत नहीं थी। ये तो बस बच्चों की खेल थी। तुम्हारे घरवाले क्या करते हैं राहुल जी छोटे? रोहन गुप्ता ने पूछा। मतलब? राहुल सिन्हा तुरंत सतर्क हो गया। यह नहीं माना कि यह बेकार का सवाल है। कुछ खास नहीं, बस ये बताने के लिए पूछा कि विजय मेहता जी के सामने भी अगर मैं इस पूरे गलियारे की हर एक पेंटिंग तोड़ दूं तो एक पैसा नहीं देना होगा और उस मुख्य दरवाजे से आराम से निकल जाऊंगा। रोहन गुप्ता ने शांति से कहा। ये सुनकर राहुल सिन्हा चौंक गया। मैनेजर के सामने ये घोषणा करने की हिम्मत कि होटल की सब पेंटिंग तोड़ें और एक पैसा ना दें। यह जरूर कोई साधारण इंसान नहीं। यहां तक कि उसके पीछे खड़े आदित्य खन्ना भी इतना दावा नहीं करते। क्या रोहन गुप्ता की कोई मजबूत पृष्ठभूमि है? राहुल सिन्हा ने सोचा। रोहन गुप्ता से कभी नहीं मिला था लेकिन शहर के नेताओं के बच्चों को जानता था। करण ओबरॉय ने कहा था कि रोहन गुप्ता एक गरीब छात्र है। ये सोचकर राहुल सिन्हा ने मैनेजर की तरफ देखा, जवाब का इंतजार किया। विजय मेहता ने सहयोग करते हुए कहा, हाँ, चाहे रोहन जी इस गलियारे की सब पेंटिंग तोड़ दें, हम उनसे पैसे नहीं मांगेंगे। ललित भाई ने ताकीद की थी कि डायमंड कार्डधारकों के साथ उन्हीं की तरह व्यवहार हो। मालिक पेंटिंग तोड़ें तो बेशक पैसे नहीं देने। रोहन गुप्ता को आगे बढ़ते देखकर विजय मेहता को राहत मिली। रोहन गुप्ता ने पहल की और वे बस मदद करेंगे। रोहन जी, सबने हैरानी से रोहन गुप्ता को देखा। ये पदवी कोई आम इंसान नहीं पाता। या तो बहुत अमीर हो या बहुत ताकतवर। दोनों ही उनके अपने स्तर से कम नहीं थे। शहर के नेताओं में कोई गुप्ता नहीं था। क्या प्रदेश से है? ये सोचकर राहुल सिन्हा हिल गया। रोहन जी, मेरे पिताजी शहर के उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो के उपनिदेशक हैं। यह आदित्य खन्ना राजनीतिक कानूनी समिति के सचिव के बेटे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पिताजी क्या करते हैं?
राहुल सिन्हा ने सावधानी से रोहन गुप्ता की हैसियत टटोलने की कोशिश की। हे, वह जानने की जरूरत नहीं। आदित्य, तुम्हारे पिताजी विनोद खन्ना है न? रोहन गुप्ता ने सीधे आदित्य खन्ना से कहा। स्थिति साफ हो गई कि असल ताकत किसके पास है। आदित्य खन्ना से काम चल जाएगा। राहुल सिन्हा को तो पूरी तरह नजरअंदाज किया, उस पर वक्त बर्बाद करने में रुचि नहीं थी। तुम मेरे पिताजी को जानते हो? आदित्य खन्ना हैरान हुए कि रोहन गुप्ता ने उनके पिताजी का नाम इतनी आसानी से लिया। एक बार मिलना हुआ था। आपके पिताजी की रौनक और जोश जबरदस्त है। रोहन गुप्ता ने बातचीत आगे नहीं बढ़ाई, अपने पक्ष में थोड़ा रहस्य बनाए रखने का फैसला किया। हाँ, पिताजी ऐसे ही हैं, मेरे आदर्श हैं, आदित्य खन्ना ने आत्मविश्वास से माना। ठीक है, अब रोकूंगा नहीं, मेरे काम हैं, रोहन गुप्ता ने कहा। रोहन जी, हमारे साथ गाने चलते हैं? 8वीं मंजिल का KTV बेहतरीन है, हमारे दर्जन से ज्यादा दोस्त हैं वहां, जान पहचान बढ़ाते हैं। रोहन गुप्ता का निडर भाव देखकर आदित्य खन्ना ने हाथ बढ़ाया। हालांकि रोहन गुप्ता की असली पृष्ठभूमि नहीं जानते थे, लेकिन विजय मेहता का रवैया देखकर समझ आया कि उन्हें नाराज करना बुद्धिमानी नहीं, यह अनावश्यक मुसीबत बन सकती थी। एक फोन पिताजी तक पहुंचे कि उनसे किसी से झगड़ा हुआ और पता चले तो डांट न पड़ना अजीब होगा। नहीं शुक्रिया, अभी गाकर आ रहे हैं, तुम लोग मजा करो, इसे पहली मुलाकात मानो और दोस्त बन जाते हैं। आज रात का तुम्हारे कमरे का खर्च मेरी तरफ से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। शुभ अंक 60,000। विजय मेहता जी, आज रात 60,000 तक का बिल मेरे खाते में डालें, उससे ज्यादा वे खुद देंगे। कैसा रहेगा? रोहन गुप्ता ने विजय मेहता की तरफ देखते हुए कहा। विजय मेहता ने तुरंत मान लिया। रोहन गुप्ता की हालात संभालने की काबिलियत की तारीफ की, कुछ शब्दों में दुश्मन को दोस्त बना दिया। सच में, एहसान मानने वाला नर्म हो जाता है। रोहन गुप्ता सच में एक कीमती मेहमान था। आदित्य जी, आपकी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं? रोहन गुप्ता ने हंसते हुए आदित्य खन्ना से कहा। हाँ, कोई बात नहीं। तो रोहन भाई, दोस्तों की तरफ से शुक्रिया, मौका मिला तो हम भी बदला लेंगे, उम्मीद है तब मान लोगे, आदित्य खन्ना ने खुशी से कहा। रोहन गुप्ता की उदारता और सम्मान देखकर वे भी कृतघ्न नहीं होंगे। रोहन का नाम अब जुबान पर आसान लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूँ, रोहन गुप्ता ने कहा और लिफ्ट में घुस गया। प्रिया मल्होत्रा और आर्यन पटेल उलझे हुए चेहरों के साथ पीछे आए। रोहन गुप्ता को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजनबी को देख रहे हों। लग रहा था जैसे अब उसे पहचानते ही नहीं। करण ओबरॉय का बाद में क्या होगा ये रोहन गुप्ता की परवाह नहीं थी। अंदाजा लगा सकता था कि करण ओबरॉय के अभी अभी बने माने जाने रिश्ते ध्वस्त होने वाले हैं। करण ओबरॉय, जाओ यहां से, अब तुम्हारा मुंह नहीं देखना, राहुल सिन्हा ने करण ओबरॉय से ठंडे स्वर में कहा। हालांकि रोहन गुप्ता की बेपरवाही से उसे ठेस लगी थी, लेकिन हालात उससे ताकतवर थे। दूसरे पक्ष की असली ताकत नहीं जानता था, लेकिन बातचीत और वित्तीय ताकत से पता चला कि वे ज्यादा मजबूत हैं। इस 60,000 के खाने का खर्च बेशक करण ओबरॉय से कोई लेना देना नहीं था। अगर दूसरों को पता चलता कि करण ओबरॉय ने मुफ्त में खाया तो जरूर मन में रखते। आखिरकार वो बस एक छोटे व्यापारी का बेटा था, उनके काबिल नहीं था। राहुल सिन्हा और आदित्य खन्ना सीढ़ियों से 8वीं मंजिल के KTV की तरफ चले गए। बस एक मंजिल नीचे था। अब वे अंदर के लोगों के सामने रौब दिखाना चाहते थे और दोस्तों को भी बुलाकर मजे करने का फैसला किया। राहुल भाई, आदित्य भाई, दोनों को जाते देखकर करण ओबरॉय पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जानता था कि अब हालात नहीं सुधर सकते। प्रिया मल्होत्रा और रोहन गुप्ता के बारे में कोई और सोच रखने की हिम्मत नहीं थी। उसका परिवार बस व्यापारी था। रोहन गुप्ता के सामने आए नेटवर्क के सामने देर सबेर खेला जाएगा। उससे मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। ये समझते ही करण ओबरॉय ने फैसला किया कि अब रोहन गुप्ता को नहीं छेड़ेगा। रोहन गुप्ता को छेड़ने पर 2 बार भारी सजा मिली थी, पहले शारीरिक फिर मानसिक, और यह सब तब जब रोहन गुप्ता ने सच में उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। अगर सच में उससे निपटने की ठान ली तो? ये सोचते ही करण ओबरॉय कांप गया, डर लगने लगा। यार रोहन अभी बहुत शांत था, लेकिन 60,000 रुपये फेंक दिए। पक्का है ये ठीक है? होटल से निकलते ही आर्यन पटेल पूछे बिना नहीं रह सका। ये 10,000 नहीं बल्कि 60,000 थे। एक सामान्य इंसान की सालाना कमाई से कम हो सकती है। इस तरह फेंक देना उसके दिमाग से परे था। पास खड़ी प्रिया मल्होत्रा भी आर्यन पटेल की बात से सहमत थी। कुछ नहीं,
वो मालिक बहुत अमीर है, रोज तो उसका नुकसान नहीं करता। कोई बात नहीं होगी, रोहन गुप्ता ने बेपरवाही से कहा। जैसा ललित भाई ने पिछली बार कहा था, इन पैसों से मिलने वाले संभावित फायदे मूलधन से भी ज्यादा हो सकते हैं। उसने बस थोड़ा खर्च किया था, ललित भाई को घाटा लगे तो अजीब होगा। तो ठीक है, फिर भी अगली बार यहाँ न आए। यहाँ खर्च बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा एहसान लेना भी ठीक नहीं। प्रिया मल्होत्रा ने भी कहा। यही उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। ठीक है, अगली बार यहाँ नहीं आते, कॉलेज के बाद फिर आएंगे। रोहन गुप्ता ने सहमति से सिर हिलाया। परफेक्ट, मैं राजी हूँ, आर्यन पटेल ने जल्दी से कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, प्रिया मल्होत्रा ने भी सहमति दी। इसके बाद सब ने ऑटो लिया। पहले प्रिया मल्होत्रा को उसके घर छोड़ा, फिर सब अपने अपने घर। नए हफ्ते की शुरुआत के साथ नया कामकाज शुरू होने वाला था। अगले दिन करण ओबरॉय क्लास में वापस आया। रोहन गुप्ता की पिछली मासिक परीक्षा के नतीजे पता चलने के बाद उसकी नज़र में डर से ज्यादा विस्मय था। वो बस 12वीं का छात्र था। उस साल पढ़ाई में अच्छा होना सब कुछ था। ये बिल्कुल सामान्य था। प्रिया मल्होत्रा के बारे में कोई गलत ख्याल रखने की हिम्मत नहीं रही। रोहन गुप्ता जैसे प्रतिद्वंद्वी के सामने जो पैसों में, पहुंच में और पढ़ाई में उससे आगे था, लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि उसकी सोच कभी कभी बचकानी लगती थी, लेकिन मूर्ख नहीं था। रोहन गुप्ता को छेड़ते रहने से उसे और उसके परिवार को अकल्पनीय मुसीबत हो सकती थी। जैसे कल होटल में हुआ, किसी मुसीबत में फंसता तो घुटने टेकने पड़ते। कोई अगर तुम्हारे पीछे पड़ना चाहे और तुम्हारे पास कोई पीठ न हो तो उनकी इच्छाओं के आगे झुकना होगा, उन्हें तुम्हें मनमाने ढंग से कठपुतली बनाने देना होगा। वो कभी दोबारा वो एहसास नहीं चाहता था। अगले हफ्ते ललित भाई का फोन नहीं आया। जाहिर है वे करोड़ों के डॉलर नकद पचाने में व्यस्त थे। रोहन गुप्ता को जल्दी नहीं थी। ललित भाई से अभी के लिए काफी कमाई हो चुकी थी और ज्यादा की जल्दी नहीं। अभी मुख्य काम पढ़ाई और नंबर सुधारना था। पहली बात, मुंबई की यूनिवर्सिटी में जाने का मौका बढ़ेगा। दूसरी बात, माँ बाप को गर्व होगा। तीसरी बात, एक और सुविधा पाना चाहता था, छुट्टी लेने का अधिकार। हाल में महसूस हो रहा था कि वक्त बहुत कम पड़ता है। हफ्ते के अंत में कोई काम हो तो ठीक, लेकिन बाकी समय ज्यादातर दोपहर में होता था। इधर उधर भागना बहुत असुविधाजनक था। बहुत से काम हो नहीं पाते थे। इसलिए अगली मासिक परीक्षा में ग्रेड के टॉप 3 में आना चाहता था। तब स्कूल के टीचर से आपात छुट्टी की बातचीत कर सकता था। बेशक एक बार में 1 हफ्ते की नहीं मांगेगा, बस जरूरत पड़ने पर 1 दिन या आधा दिन की छुट्टी लेने का विकल्प चाहता था। बाद में रैंकिंग गिरने की बात, हाँ, ये कैसे संभव है? हालांकि याददाश्त अभी फोटोग्राफिक नहीं थी, लेकिन जो याद होता वो भूलना बहुत मुश्किल था, बहुत गहरा होता था। हाई स्कूल का ज्ञान इतना ही है। अभी भी पढ़ रहा था, बस निजी मामलों के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था। सौभाग्य से अब क्लास में बोर्ड देखने की जरूरत नहीं थी। रोहन गुप्ता को लगा कि सीखने की रफ्तार काफी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि जीव विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। जीव विज्ञान में इतनी गहरी जानकारी थी कि नंबर गंवाना मुश्किल था। बाकी विषयों में अभी भी अच्छी समझ जरूरी थी। यह विज्ञान विषयों का फायदा था। एक बार सिद्धांत गहराई से समझ लो तो पढ़ाई आसान हो जाती है, चाहे सवाल कैसे भी बदलें। कला विषयों के विपरीत जो रटने में जान निकाल देते हैं। रोहन गुप्ता ने प्रिया मल्होत्रा और आर्यन पटेल को मुंबई की यूनिवर्सिटी में जाने के अपने इरादे के बारे में बताया था। इसलिए उनकी पढ़ाई भी और मेहनती हो गई। वे रोहन गुप्ता से अलग नहीं होना चाहते थे। हालांकि आर्यन पटेल अपनी सीमा जानता था। उसका लक्ष्य बस मुंबई की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला था। फूडान यूनिवर्सिटी में जाना लगभग असंभव लगता था। 1 दिसंबर, बुधवार, ये रोहन गुप्ता के सिस्टम मिलने के बाद दूसरा मूल्यांकन दिन था। सुबह से ही सिस्टम इंटरफेस का रंग बदल गया था। रात 12 बजे रोहन गुप्ता सोया नहीं। इस महीने के सिस्टम मूल्यांकन का नतीजा देखने के लिए इंतजार किया। यह नहीं था कि पास होने की चिंता थी, जो असंभव था। बस स्तर 2 के काम देखना चाहता था, क्योंकि सिस्टम हर महीने की पहली तारीख के मूल्यांकन के बाद ही काम ताज़ा करता था। बिल्कुल उपयोगकर्ता अनुकूल नहीं था। रोहन गुप्ता ने बत्ती बुझाई, बिस्तर पर लेटकर लगातार निजी जानकारी ताज़ा करता रहा। पिछले महीने कुछ छोटे काम करने के बाद रोहन गुप्ता की निजी जानकारी इस प्रकार थी। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता, स्तर 2, अनुभव 20/200, मासिक लोन कोटा 50,000/50,000,
मासिक निजी कोटा 20,000 बटा 20,000 जो दिसंबर के अंत तक उधार में है। निकाल योग्य संपत्ति 4,98,00,000। मानसिक शक्ति 51-45। शारीरिक क्षमता 49-45। मूल ऊर्जा मूल्य 45। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर। फिर रोहन गुप्ता ने पिछले महीने के काम देखे और पूर्णता की गणना की। 1. इस महीने सिस्टम अनुशंसित ग्राहक का लोन काम पूरा करो। विवरण काम विवरण में देखें। पुरस्कार 5 अनुभव अंक। पूर्णता 1/1 पूर्ण। 2. इस महीने गैर सिस्टम अनुशंसित ग्राहक का एक लोन काम पूरा जिसकी राशि 1 लाख से कम नहीं। पुरस्कार 5 अनुभव। पूर्णता 1/1 पूर्ण। 3. इस महीने का पूरा लोन कोटा पूरा करो। पुरस्कार 5 अनुभव अंक। पूर्णता 50,000 बटा 50,000 पूर्ण। 4. इस महीने का पूरा निजी लोन कोटा पूरा करो। पुरस्कार 5 अनुभव अंक। पूर्णता 10/10 पूर्ण। 5. उपलब्धि काम 1. सिस्टम के ग्राहकों को कुल लोन 10 लाख तक पहुंचे। पुरस्कार 5 मूल ऊर्जा अंक 10 अनुभव अंक। पूर्णता 10 लाख बटा 10 लाख पूर्ण। 6. उपलब्धि काम 2. सिस्टम के ग्राहकों से कुल वापस मिली लोन राशि 10 लाख तक पहुंचे। पुरस्कार 5 मूल ऊर्जा अंक 10 अनुभव अंक। पूर्णता 5 लाख बटा 10 लाख। 7. उपलब्धि काम 3. सिस्टम के जरिए कुल निजी लोन 5 लाख तक पहुंचे। पुरस्कार 5 मूल ऊर्जा अंक 20 अनुभव अंक। पूर्णता 3 लाख बटा 5 लाख। 8. उपलब्धि काम 4. होस्ट की अपनी संपत्ति 5 लाख तक पहुंचे। पुरस्कार 5 मूल ऊर्जा अंक 20 अनुभव अंक। सिस्टम के निजी लोन और पुरस्कार शामिल नहीं। काम 1 और काम 4 स्तर बढ़ने से पहले पूरे हो गए थे। स्तर बढ़ने के बाद सिर्फ काम 2 और काम 3 पूरे हुए, इसलिए सिर्फ 10 और अनुभव अंक मिले। इसके अलावा उपलब्धि काम 1 पूरा होने से 10 अनुभव अंक मिले। कुल मिलाकर स्तर बढ़ने के बाद सिर्फ 20 अनुभव अंक मिले। 200 के अनुभव बार को देखकर बस यही कह सकता था कि अभी बहुत लंबा रास्ता है। नहीं पता कि स्तर 2 के कामों के अनुभव अंक बढ़ेंगे या नहीं। नहीं बढ़े तो स्तर बढ़ाना सच में मुश्किल होगा। लगभग रात के 12 बज रहे थे। रोहन गुप्ता बार बार निजी जानकारी ताज़ा करता रहा। जानता था कि सिस्टम सूचना देगा, लेकिन रोक नहीं पाया, जैसे कोई गेमर उच्च स्कोर का इंतजार करता है। रोहन गुप्ता को पिछली जिंदगी में खेले एक गेम की एक विज्ञापन लाइन याद आए। 3 रुपये में राज करो, 5 रुपये में उस्ताद बनो, 10 रुपये में पूर्वज बनो। किसी ने एक मज़ेदार वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने 10 रुपये दिए, फूला फूला घूमता रहा और जब किसी ने उसे पूर्वज नहीं कहा तो उसने कस्टमर सेवा को फ़ोन किया कि हम तो तय कर चुके थे, मैं पूर्वज बनूंगा ना। ये सोचकर रोहन गुप्ता हंस पड़ा। नवंबर परीक्षा परिणाम पास। सिस्टम की आवाज़ ने उसके भटकते ख्यालों को तोड़ा और रोहन गुप्ता ने जल्दी से निजी जानकारी खोली। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता। स्तर 2 अनुभव 50/200। इस महीने का लोन कोटा 0/10 लाख। इस महीने का निजी कोटा 20,000/20 लाख जो दिसंबर के अंत तक उधार में है। निकाल योग्य संपत्ति 4,98,00,000। मानसिक शक्ति 51-50। शारीरिक क्षमता 49-50। मूल ऊर्जा मूल्य 50। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर। ज्यादा बदलाव नहीं। अनुभव 30 अंक बढ़े और मूल ऊर्जा अंक 5 बढ़े। रोहन गुप्ता ने काम देखे कि अनुभव कहां से मिला। 1. इस महीने सिस्टम अनुशंसित ग्राहक का लोन काम पूरा करो। विवरण काम परिचय में। पुरस्कार 10 अनुभव अंक। पूर्णता 0/1। 2. गैर अनुशंसित ग्राहक का एक लोन काम पूरा, राशि 2 लाख से कम नहीं। पुरस्कार 10 अनुभव अंक। पूर्णता 0/1। 3. इस महीने का पूरा लोन कोटा पूरा करो। पुरस्कार 10 अनुभव अंक। पूर्णता 0/100। 4. इस महीने का पूरा निजी कोटा पूरा करो। पुरस्कार 10 अनुभव अंक। पूर्णता 20,000/20,000 पूर्ण। 5. उपलब्धि काम 1. सिस्टम का कुल लोन वितरण 30 लाख तक पहुंचे। पुरस्कार 10 मूल ऊर्जा अंक 30 अनुभव अंक। पूर्णता 1 लाख/5 करोड़। 6. उपलब्धि काम 2. सिस्टम से कुल लोन मूलधन वापसी 10 लाख तक पहुंचे। पुरस्कार 5 मूल ऊर्जा अंक 10 अनुभव अंक। पूर्णता 5 लाख/10 लाख। 7. उपलब्धि काम 3.
सिस्टम से कुल निजी लोन 5 लाख तक पहुंचे। पुरस्कार 5 मूल ऊर्जा अंक, 20 अनुभव अंक। पूर्णता 3 लाख बटा 5 लाख। 8 उपलब्धि काम 4 होस्ट की अपनी संपत्ति 50 लाख तक पहुंचे। पुरस्कार 10 मूल ऊर्जा अंक, 50 अनुभव अंक। सिस्टम के निजी लोन और पुरस्कार शामिल नहीं। पहले 4 कामों के अनुभव 2 गुने हो गए थे। साफ था कि इस महीने का निजी लोन कोटा उधार में था। इससे चौथा काम पूरा हुआ और 10 अनुभव अंक मिले। ये भी देखा कि 5 लाख की निजी संपत्ति का काम पूरा हुआ, जिससे 20 अनुभव अंक और 5 मूल ऊर्जा अंक मिले। कुल मिलाकर ठीक 30 अनुभव अंक और 5 मूल ऊर्जा अंक। इसके अलावा देखा कि विदेशी मुद्रा विनिमय से कमाई को सिस्टम ने उसकी अपनी संपत्ति नहीं माना, वरना निजी खाते और ढाबे की संपत्ति मिलाकर 50 लाख हो जाता। बस नकद ही 4 करोड़ 98 लाख था। ये थोड़ी निराशा थी। हालांकि इससे रोहन गुप्ता का वास्तविक उद्योगों में निवेश करने का इरादा और पक्का हुआ। आगे अच्छे मौके मिले तो जरूर भारी निवेश करेगा। उपलब्धि काम 4 पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। वास्तविक उद्योग संपत्ति बनाते हैं। वित्त संपत्ति का पुनर्वितरण है। शेयर बाजार और वायदा कारोबार शून्य राशि खेल हैं। इससे कोई संपत्ति नहीं बनती, पैसे बस एक से दूसरे के पास जाते हैं। ये कहना कि शेयर बाजार से खरबों रुपये भाप बनकर उड़ गए बेमतलब है। इसका बस यह मतलब है कि पैसे शेयर बाजार से बाहर गए। कोई कह सकता है कि यह किसी और ने कमाया। एक पैसा सच में गायब नहीं होता। साथ ही रोहन गुप्ता ने हिसाब लगाया कि अगले मूल्यांकन में कितने अनुभव अंक मिल सकते हैं। इससे अगला कदम तय होगा। अभी रोहन गुप्ता के पास 50 अनुभव अंक थे। पहले 3 कामों से 30 अनुभव अंक मिल सकते थे। उपलब्धि काम 2 कुछ दिनों में पूरा होगा, जिससे 10 अनुभव अंक और 5 मूल ऊर्जा अंक मिलेंगे। उपलब्धि काम 3 तुरंत पूरा हो सकता था, जिससे 20 अनुभव अंक और 5 मूल ऊर्जा अंक मिलेंगे। संपत्ति स्वामित्व का काम पूरा करना असंभव था। सिस्टम इसका मूल्यांकन सिर्फ मासिक कामों के ताज़ा होने पर करता था। यह एक जाल जैसी व्यवस्था थी जो उसे चिढ़ाती थी। कोई प्रगति सूचक भी नहीं था। रोहन गुप्ता को शक था कि मुक्त संपत्ति की तरलता के कारण ट्रैक करना मुश्किल था, इसलिए छोड़ दिया। कल जब पिछले महीने का 5 लाख का लोन वापस होगा तो 50 और अनुभव अंक मिलेंगे। सब जोड़ा तो अगले महीने की शुरुआत में 160 अनुभव अंक होंगे। स्तर बढ़ाने के लिए सिर्फ 40 अंक कम। हाँ, अगर इस महीने के अनुशंसित ग्राहक की चुकौती की अंतिम तारीख अगले महीने की पहली तारीख रखी जाए तो कम से कम 40 अनुभव अंक हाथ में होंगे। क्या इसका मतलब है कि वो अगले मूल्यांकन से पहले स्तर बढ़ा सकता है? ये सोचकर रोहन गुप्ता उत्साहित हो गया और बिस्तर पर उठ बैठा। वाह, ये तो जबरदस्त है। रोहन गुप्ता ने फिर देखा। मानसिक शक्ति 101 हो गई थी। शारीरिक क्षमता 99 थी, बस 1 अंक कम। दोनों के 100 से ऊपर होने पर सिस्टम जीन लॉक खोलेगा। उपलब्धि काम 3 देखा। अगर अभी 2 लाख और निकाले तो तुरंत 5 मूल ऊर्जा अंक मिलेंगे। लेकिन इस महीने के लोन ग्राहक को देखने के बाद ये ख्याल छोड़ दिया। थोड़ा हिसाब लगाया। अगर ग्राहक ने सिर्फ 6 लाख का लोन लिया तो अगले महीने का निजी लोन कोटा बर्बाद नहीं होगा और 2 लाख का नुकसान नहीं होगा। उत्सुकता से 2 लाख की जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। सिस्टम, तुम इस तरह गुण दिखाते क्यों हो? सीधे जोड़कर क्यों नहीं दिखाते? रोहन गुप्ता ने सिस्टम से पूछा। पहले लगा था कि मूल ऊर्जा अंकों के प्रभाव बताने के लिए ऐसा दिखाया होगा और ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन अब स्तर 2 पर था। मूल ऊर्जा अंकों की कार्यक्षमता समझ में आ गई थी। इस तरह दिखाना बेफायदा लग रहा था। ये डेटा मूल ऊर्जा अंकों के सीधे प्रभाव दर्शाते हैं जो बाहरी शक्तियां हैं और अभी तक होस्ट के शरीर में पूरी तरह नहीं मिली हैं। एक बार स्तर 1 का जीन लॉक खुलने पर यह पूरी तरह शरीर में विलीन हो जाएंगी और एक साथ दिखाए जाएंगे। सिस्टम ने जवाब दिया। ये सुनकर रोहन गुप्ता समझ गया। मूल ऊर्जा अंक एक बाहरी शक्ति थी और अभी पूरी तरह उसकी नहीं हुई थी। शायद उसका शरीर और मूल ऊर्जा अंक थोड़े असंगत थे। शायद जीन लॉक खुलने पर पूरी तरह शरीर का पुनर्निर्माण होगा। क्या बदलाव आएगा कोई अंदाजा नहीं था और सिस्टम जाहिर है नहीं बताएगा। छोड़ो, कल शाम सब लोन वापस होने और उपलब्धि काम 2 पूरा होने पर पता चलेगा। इस बारे में सोचने से क्या फायदा। देर हो रही थी। रोहन गुप्ता बिस्तर पर लेटा और देखते देखते नींद आ गई। कल दोपहर देविंद्र सिंह और बाकी लोगों के साथ खाने की मीटिंग थी। कल शाम को पिछले महीने का सिस्टम अनुशंसित ग्राहक लोन वापस करेगा।
फिर अगले दिन इस महीने का अनुशंसित ग्राहक ढूंढना होगा। उसके बाद किसी तरह बाकी लोन निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। आह यार, रोहन गुप्ता को लगा कि वो और व्यस्त होता जा रहा है। किसी की मदद लेने के बारे में सोच रहा था। इस दुनिया में रहते हुए लहरों के साथ बहने से वाकई नहीं बच सकते। 2 दिसंबर, बृहस्पतिवार दोपहर, फिर से पैसे वापस करने का दिन था। स्कूल के बाद रोहन गुप्ता ने जल्दी से ऑटो लेकर स्वाद बहार ढाबे की तरफ गया। आर्यन पटेल भी पीछे आया, पिताजी के खाने पर मुफ्त में खाने। उस वक्त खाने का समय था और मुख्य हॉल और प्राइवेट कमरे दोनों भरे हुए थे। देविंद्र सिंह प्राइवेट कमरे में जल्दी पहुंचकर रोहन गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। प्राइवेट कमरा नंबर 6 में। उस वक्त विवेक जैन किसी काम की वजह से थोड़ा देर से आने वाले थे। खाना अभी नहीं आया था। बस देविंद्र सिंह और रोहन गुप्ता बैठकर चाय पी रहे थे। रोहू, हाल में ललित भाई के साथ लेन देन कैसा चल रहा है? देविंद्र सिंह ने बातों बातों में पूछा। सच बताएं तो पिछली बार मिलने के बाद से थोड़ी बेचैनी रही थी। डर था कि रोहन गुप्ता बहुत जल्दबाजी में बहुत गहरे न डूब जाए। रोहन गुप्ता के पीछे कौन है यह नहीं पता था। अगर कोई विपत्ति हो तो न सिर्फ ललित भाई को बल्कि रोहन गुप्ता को भी नुकसान होगा। उस रात जाने के बाद जितना सोचा उतना कुछ गलत लगा। ललित भाई से रोहन गुप्ता का परिचय करवाने पर पछतावा हुआ, लेकिन चेतावनी देने के लिए फ़ोन करने में देर हो चुकी थी। देविंद्र सिंह बस प्रार्थना कर सकते थे कि रोहन गुप्ता की पूरी श्रृंखला में कोई मुसीबत न आए। बहुत अच्छा चल रहा है। ललित भाई के यहाँ विनिमय की मात्रा काफ़ी है, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि कितना है यह नहीं बताया। एक तरफ इन लेनदेनों को गुप्त रखना बेहतर था, दूसरी तरफ देविंद्र सिंह को घबराना नहीं था। पहले सोचा था यह एक बार का काम होगा, लेकिन इतना बड़ा व्यापार बन जाएगा यह नहीं सोचा था। रोहू, बहुत सावधान रहो। इतने नए नोट बाजार में आना अच्छी बात नहीं है, देविंद्र सिंह ने चेताया। पिछली बार लगभग 1 करोड़ के नए नोट देखकर रोहन गुप्ता की बहुत चिंता हुई थी। अगर अधिकारियों ने जांच की तो बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि बाद के लेनदेन का आयतन लगभग 10 गुना था तो शायद सीधे पुलिस को फोन करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते। इस उम्र तक आकर कई चीजें ज्यादातर लोगों से साफ दिखती थीं। डॉलर के बदले नकद लेना विदेश में पैसे भेजने जैसा नहीं है। भले ही मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हो, ये सब हांडी में पकेगा और भागेगा नहीं। देश में कानून है, लेकिन इस मामले को इतनी कड़ी सजा न देना बहुत कुछ बताता है। जो है वो किसी कारण से है। अगर बेपरवाही से हाथ डाला तो या तो हांडी में पक जाओ या जलावन बनो। बिना नुकसान के निकलना संभव नहीं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला और खुद को भी न बचाने वाला काम वे नहीं करेंगे। चिंता मत करो, ललित भाई ने बताया कि नकद बदलते वक्त नोट मिलाकर पुराने दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार ललित भाई के साथ खाने पर रोहन गुप्ता ने उन्हें भी सतर्क रहने को कहा था। आखिरकार इतने नए क्रमिक डॉलर के नोट बाजार में आए और ध्यान न खींचे, यह अजीब होता। ललित भाई ने सीधे बताया था कि सभी बदले नकद को प्रोसेस किया जाएगा और ज्यादा शक नहीं होगा। ललित भाई जैसे चालाक इंसान इस छुपे खतरे को जरूर देखेंगे। अगर लेने की हिम्मत है तो पचाने का भी हौसला है। इससे रोहन गुप्ता की बहुत चिंता दूर हुई। चालाक साझेदार होना सच में तनाव कम करता है। यही एक कारण था कि रोहन गुप्ता ने ललित भाई के साथ बड़े पैमाने पर डॉलर लेनदेन जारी रखने की हिम्मत दिखाई। अच्छा है, फिर भी सब में सावधान रहो। इस मामले में मैं मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर देविंद्र सिंह को राहत मिली। उनके नजरिए से रोहन गुप्ता का लेनदेन ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख का होगा। ऐसे में पुराने से मिलाकर बाजार में आने पर किसी का ध्यान नहीं खींचेगा। आखिरकार नकद डॉलर देश में इस्तेमाल नहीं होते। जो बड़े पैमाने पर बदलते हैं वे मूल्य बचाने के लिए घर पर रखते हैं। बहुत कम बाजार में आएगा, जिससे ध्यान खींचने का खतरा काफी कम होगा। नहीं, ललित भाई से मेरा परिचय करवाना सबसे बड़ी मदद है, रोहन गुप्ता ने सच्चाई से कहा। देविंद्र सिंह के बिना ऐसा साझेदार ढूंढना बहुत मुश्किल होता। सड़क पर विदेशी मुद्रा के दलालों को ढूंढते? मजाक मत करो। आखिरकार कोई बिना नैतिकता वाला मिलता जो उसके लिए खतरनाक होता। उस वक्त तो करीब करीब कंगाल था। साख जांचना तो दूर, सहयोग की बात कैसे करता। देविंद्र सिंह के बिना अनुमान था कि खाते में अभी भी 10,000 ही होते। हा, डर था कि तुम्हें नुकसान हो जाए। देविंद्र सिंह ने कड़वी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। नहीं, उज्ज्वल पक्ष देखो, मैं परोक्ष रूप से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी कर रहा हूं।
विदेश नहीं बेच रहा, रोहन गुप्ता ने लापरवाही से सांत्वना दी। लेकिन ये कहते ही पछतावा हुआ। इन शब्दों में छुपा मतलब थोड़ा भारी था। हाँ, तो ठीक है। पहले देविंद्र सिंह को रोहन गुप्ता के शब्दों में छुपी बात समझ नहीं आई। थोड़ा सोचने के बाद रोहन गुप्ता के कहे में एक मसला दिखा। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? सिर्फ विदेश से डॉलर लाना ही बढ़ोतरी कहलाता है? क्या मतलब है? देविंद्र सिंह ने चौड़ी आंखों से रोहन गुप्ता को देखा, आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, देविंद्र चाचा जी, आपका कामकाज हाल में कैसा चल रहा है? रोहन गुप्ता ने नीचे देखते हुए चाय का एक घूंट लिया और बिना किसी चिंता के लापरवाही से बोला, जैसे कुछ गलत नहीं कहा। इस विषय को तुरंत बदलना था। जितना बोलो उतना अंधेरा होता जाएगा। ये क्यों कह दिया? भले ही बड़ी बात नहीं थी, लेकिन देविंद्र सिंह ज्यादा सोचेंगे। ये डॉलर कहाँ से आए? रोहन गुप्ता के कई अनुमान थे। आखिरी निष्कर्ष था कि ये देश के अंदर से नहीं आ सकते। केंद्रीय बैंक में ऐसी चीजें नहीं हो सकती या कानूनी तरीकों से बाहर नहीं आ सकती। सिस्टम का रवैया देखकर लगता था कि डॉलर विनिमय की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अंदाजा था कि सिस्टम 10 करोड़ डॉलर नकद भी बदल सकता है। इसलिए रोहन गुप्ता को शक था कि सिस्टम नकली नोट बनाता है। लेकिन सच में नकली नहीं, आखिरकार सिस्टम में ट्रांसफर का भी मामला है। नोट नकली बनाए जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर राशि नकली कैसे बनाएं, जो कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त और टैग की गई है। यह विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मुद्रा है, इसलिए बस यह अनुमान लगा सकता था कि सिस्टम ने फेडरल रिजर्व की मुद्रा फाइलों में छेड़छाड़ की है, जिससे बिना किसी प्रतिबंध के नकद और ट्रांसफर में डॉलर उपलब्ध कराना संभव है। काफी अच्छा है। पिछले बड़े ऑर्डर की बदौलत हाल में कामकाज अच्छा चल रहा है। फैक्ट्री भी बड़ी हो रही है। मशीनें, उपकरण और कर्मचारी सब काफी बड़े हैं, देविंद्र सिंह ने जवाब दिया। हालांकि मन का ख्याल नहीं गया, लेकिन रोहन गुप्ता इसे कैसे संभाले यह अब उनके काम की बात नहीं। रोहन गुप्ता और ललित भाई के लेन देन के बारे में फिर कभी नहीं पूछने का फैसला किया। कुछ भी नहीं जानना चाहते। अच्छा है, कोई मुसीबत हो तो मेरे पास पैसे हैं, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, परवाह नहीं कि देविंद्र सिंह ने क्या भांपा। यकीन था कि वे समझदार हैं और उसके लिए कभी झंझट नहीं खड़ी करेंगे। जरूरत नहीं, हमारा विस्तार मिले ऑर्डरों के आधार पर हुआ है। थोड़े समय में बड़े ऑर्डर न हो तो इतने पैसों की जरूरत नहीं होगी, देविंद्र सिंह ने हाथ हिलाते हुए कहा। वे सावधान थे, जल्दबाजी में विस्तार और खतरनाक हालात में फंसना नहीं चाहते थे। ऐसे बहुत उदाहरण देखे थे, वरना फैक्ट्री अब तक नहीं चलती। ठीक है, पैसों की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाए पूछना, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाया। हाँ, ठीक है, देविंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा। बात खत्म होते ही कमरे का दरवाजा खुला। दोनों ने देखा तो विवेक जैन थैला उठाए अंदर आए। देविंद्र भाई, रोहू, माफ करना देर हो गई। विवेक जैन मुस्कुराते हुए देविंद्र सिंह के पास बैठे और थैला पास की स्टूल पर रख दिया। फिर पैसे वापस करने का वक्त था। जैसे ही सिस्टम ने इकट्ठा किया, असलियत और मात्रा जांच होगी। रोहन गुप्ता ने गिनने की जहमत नहीं उठाई, बस थैला खोला और एक नज़र डाली। अगर सही हो तो ठीक, नहीं देखना तो ये भी ज्यादा होगा। रोहू, इस बार बहुत शुक्रिया। चीयर्स, विवेक जैन ने गिलास उठाते हुए कहा। बेशक रोहन गुप्ता की दोपहर में क्लास थी और शराब बिल्कुल नहीं पी सकता था, इसलिए चाय से चीयर्स किया। देविंद्र सिंह भी चाय पी रहे थे, क्योंकि बाद में गाड़ी चलानी थी। हाल में नशे में गाड़ी चलाने की जांच काफी सख्त थी। कुछ पहुंच थी, लेकिन अनावश्यक जोखिम नहीं लेना। लोगों के एहसान वापस करने पड़ते हैं, बेहतर है जरूरत के वक्त के लिए बचा कर रखे। विवेक जी, तारीफ कर रहे हैं। देविंद्र चाचा जी के संपर्क की बदौलत विवेक जी के चरित्र पर पूरा भरोसा है। आगे फिर सहयोग का मौका होगा। रोहन गुप्ता उठकर गिलास छुआते हुए बोला। हाँ, हाल में काम काज अच्छा रहा। काश पूंजी होती। पास की एक फैक्ट्री खरीदने का इरादा था। विवेक जैन ने पूरा गिलास बाईजीयू पीकर अफसोस के साथ कहा। कैसी फैक्ट्री? रोहन गुप्ता ने बातों बातों में पूछा। बातचीत को आगे बढ़ाना बुनियादी कौशल है, जवाब दिए बिना बात नहीं चलती। मेरी जैसी ही कपड़े की फैक्ट्री। 3 महीने पहले मालिक अचानक गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। कुछ साल पहले पत्नी गुजर गई थी और इकलौती बेटी ने नौकरी छोड़कर वापस आकर संभाला। लेकिन बेटी का तजुर्बा नहीं और फैक्ट्री में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंभीर रूप से बीमार पिता को देखभाल और पैसे दोनों चाहिए, इसलिए फैक्ट्री बेचने की सोच रही है।
फैक्ट्री की इमारत, मशीनें और उपकरण सब मिलाकर 50 लाख मांग रही है। फैक्ट्री के आकार को देखते हुए यह उचित कीमत है। अगर नकद कम न होता तो उधार लेकर भी खरीद लेता। विवेक जैन ने थोड़ी निराशा के साथ एक कौर खाया। ओह, अगर विवेक जी कह रहे हैं तो जरूर अच्छी होगी। मुझे इस फैक्ट्री में रुचि है, रोहन गुप्ता ने उत्साह के साथ कहा। मुद्रा विनिमय के काम से जो कमाई हो रही थी उसे देखते हुए और संपत्ति रखने के बाकी काम को देखते हुए उद्योग में शामिल होने के बारे में सोच रहा था। अपना काम काज होना चाहिए, लेकिन किसी से परिचित नहीं था, इसलिए क्या करे नहीं पता था। खेती बाड़ी में जाए क्या? उपन्यासों के नायकों जैसे शानदार विचार या ऐसी किस्मत नहीं थी जहां हर काम सफल हो। पिछली जिंदगी में बस एक सामान्य इंसान था और वापस आने से ज्यादा बदलाव नहीं आया। लेकिन बॉस बनने की चाहत बहुत ज्यादा, बहुत भरी, बड़ी, बहुत बड़ी, विशाल। मौका दिखते ही रोहन गुप्ता की रुचि जग गई। कपड़ा उत्पादन अच्छा काम लगा। पैसों का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं है तो क्यों न व्यस्त रहें। क्या रोहू, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विवेक जैन ने यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर रोहन गुप्ता को देखा। देविंद्र सिंह ने भी खाना रोककर रोहन गुप्ता की तरफ देखा, जवाब का इंतजार किया। हे, मेरे पास नहीं, साझेदार के पास हैं, बस सब मेरे नाम पर है, रोहन गुप्ता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रोहू का क्या इरादा है? ओएम, विवेक जैन ने आगे पूछा। ये सुनकर उन्हें कोई शक नहीं रहा कि रोहन गुप्ता का साझेदार करोड़ों खर्च करने में नहीं हिचकिचाता। नहीं, ओएम का कोई इरादा नहीं, अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, रोहन गुप्ता ने दृढ़ता से कहा। यह उसका सच्चा इरादा था। ब्रांड बनाना ओएम ठेकेदारी से ज्यादा कीमती है। एक वापस आए इंसान के लिए ओएम ठेकेदार बनना शर्मनाक होगा। चाहे कितना भी पैसा मिले, पैसे लगाने से ब्रांड नहीं बना सकता, यह वो नहीं मानता। ब्रांड बनाना? रोहू, ये बस पैसे लगाने से नहीं होता, विवेक जैन ने हैरानी से कहा। उनकी या देश की ज्यादातर कपड़ा फैक्ट्रियां अपना ब्रांड नहीं बनाती। ज्यादातर ओएम ऑर्डर लेती हैं और थोक के लिए बिना ब्रांड के उत्पाद बनाती हैं। हालांकि ब्रांड बनाने की दहलीज कम थी, लेकिन बड़ा करना मुश्किल था। बड़ा पैसा लगाने वाले ही कर पाते थे और वे पूंजी संचालन के दायरे में पहुंच जाते थे। बेशक समझता हूं, लेकिन इच्छाशक्ति हो तो कुछ असंभव नहीं, रोहन गुप्ता ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, परिचय करवाता हूं, पड़ोसी बन जाएंगे। ऑर्डर ज्यादा हो तो कुछ हमें भी देना याद रखना, विवेक जैन ने बिना आगे पूछे कहा। एक ही पेशे में प्रतिद्वंद्वी बनते हैं, लेकिन एक ताकतवर प्रतिद्वंद्वी शायद भावी साझेदार हो। उनका जीवन विश्वास था कि प्रभावशाली लोगों से दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। बाद वाला बहुत थका देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, रोहन गुप्ता ने मान लिया। पहले ही सोच रहा था कि अगले महीने ललित भाई से शेयर बाजार की पूंजी के लिए उधार लेगा। मौजूदा साख से 10-20 लाख उधार लेना आसान होगा। बुरे से बुरी स्थिति में फैक्ट्री गिरवी रखकर बैंक या लोगों से लोन मिल सकता है। अब पैसे के रास्ते बहुत हैं, पहले जैसे दसियों हजार की तंगी नहीं रही। एक बार पैसे और संपत्ति हो जाए तो सब संभव है। अभी फोन करता हूँ, जानता हूँ रोहू पढ़ाई की वजह से व्यस्त है। अगले दिन तक इंतजार मत करो, अभी प्रारंभिक समझ बना लेते हैं। क्षेत्र की जांच अगली बार करेंगे। वो पास में रहती है, पूछता हूँ, अभी आ सके तो आ जाए, विवेक जैन ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए कहा। रोहन गुप्ता के पास वक्त नहीं है, ये समझते थे। बेहतर है अभी ही शुरुआती समझ बनाएं। रोहन गुप्ता में उन्हें बड़ी संभावना दिखी और इस भावी बड़े ग्राहक को जीतने के लिए भरपूर कोशिश की। शुक्रिया विवेक जी, रोहन गुप्ता ने कृतज्ञता जताई। सच में हाल में बहुत व्यस्त था। अगर दो काम एक साथ हो सके तो सबसे अच्छा। इसके अलावा अगर सच में ये कपड़े की फैक्ट्री खरीदने का फैसला किया तो मौके पर जांच करनी होगी और शुरुआती दौर में कर्मचारियों की व्यवस्था और कंपनी पंजीकरण जैसी कई झंझट भरी समस्याएं होंगी। हालांकि वो सिर्फ 17 साल का था और कानूनन कंपनी दर्ज नहीं कर सकता, लेकिन इससे नियंत्रक शेयरधारक के रूप में उसके अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। बस किसी वयस्क को उद्योग एवं वाणिज्य ब्यूरो में कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दर्ज करना होगा। 18 के होते ही प्रतिनिधि बदल सकता है। कोई बात नहीं, मामूली काम है, थोड़ा रुकिए, अभी फोन करता हूँ। ये कहकर विवेक जैन ने रोहन गुप्ता के सामने ही एक नंबर मिलाया। ऐसे फोन आमने सामने करना बेहतर है ताकि रोहन गुप्ता को शक न हो कि कोई चाल चली जा रही है या कमीशन लिया जा रहा है। विवेक जैन को ऐसे बेबुनियाद आरोपों में कोई रुचि नहीं थी। बातचीत के टुकड़े सुनकर रोहन गुप्ता ने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष जल्द आएगा।
सब ठीक, रोहू, वो जल्दी आएगी। करीब 10 मिनट में, विवेक जैन ने फोन रखकर मुस्कुराते हुए कहा। लगता है काफी उत्सुक है, देविंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा। हाँ, दूसरा पक्ष जल्दी से बेचना चाहता है ताकि कम से कम कुछ करोड़ नकद मिलें। हर दिन फैक्ट्री चलने से घाटा है। ये सुनकर कि कोई फैक्ट्री खरीदना चाहता है, उसकी कितनी बेचैनी थी वो मानोगे नहीं। अचानक इतना पैसा निकाल सकने वाले कम लोग हैं, इसलिए रोहू, बातचीत में थोड़ा मोलभाव करना, विवेक जैन ने हंसते हुए समझाया। मोलभाव? रोहन गुप्ता ने पूछा। दूसरे पक्ष के पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे और ऐसे में मोलभाव करना थोड़ा बेकार लगा, लेकिन समझ आया कि व्यापार में कठोर होना पड़ता है। फिर भी कीमत कम करने में थोड़ा नर्म रहने का फैसला किया। 10 मिनट से भी कम में दूसरा पक्ष उनके प्राइवेट कमरे में आए। सांस फूला हुआ था, जाहिर था जल्दी में आई थी। रोहन गुप्ता को हैरानी हुई, वह काफी आकर्षक थी। कम से कम 170 सेंटीमीटर लंबी, काले फ्रेम का चश्मा और काले बालों में हल्की बैंगनी रंगत, जो उस समय के लिए बहुत असामान्य था। रोहन गुप्ता उसके कपड़ों का ब्रांड नहीं पहचान पाया, लेकिन पूरी बनावट बेहद तालमेल वाली लगी, जैसे इसी तरह कपड़े पहनने के लिए पैदा हुई हो। रोहन गुप्ता के मन में आया कि उसका कपड़े के व्यापार में होना कितना उचित है। इस तरह कपड़े मिलाना हर कोई जल्दी नहीं सीख सकता, इसमें कुछ जन्मजात प्रतिभा भी होती है। नमस्ते विवेक अंकल, वो युवती ने कमरे में घुसते हुए सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए विवेक जैन की तरफ देखकर परिचय का इंतजार किया। अरे, प्रिया आ गई, आओ बैठो। रोहू, ये प्रिया खन्ना है, जिस कपड़े की फैक्ट्री की बात बताई थी उसकी मालिक। ये हमारे छोटे लक्ष्मीपति रोहन गुप्ता, जिन्हें तुम्हारी फैक्ट्री में रुचि है। यह मेरे दोस्त, इन्हें देविंद्र अंकल कहो। विवेक जैन उठे और हर किसी का परिचय कराया। आमतौर पर देविंद्र सिंह का परिचय पहले होता, लेकिन चूंकि रोहन गुप्ता इस मौके का मुख्य पात्र था, इसलिए पहले उसका करना ठीक था। नमस्ते देविंद्र अंकल। प्रिया खन्ना ने देविंद्र सिंह का आदरपूर्वक अभिवादन किया। भले ही इस बार का साझेदार रोहन गुप्ता था, बड़ों का सम्मान उनका सिद्धांत था। देविंद्र सिंह ने गर्मजोशी से जवाब दिया। नमस्ते, प्रिया दीदी कह सकती हैं, रोहन गुप्ता कह सकते हैं। प्रिया खन्ना के बोलने से पहले ही रोहन गुप्ता उठकर मुस्कुराते हुए बोला। हे, ठीक है रोहन भाई, अभी पढ़ रहे हो? प्रिया खन्ना ने रोहन गुप्ता की स्कूल यूनिफॉर्म देखकर हैरानी से पूछा। कमरे में घुसते ही लगा था कि ये देविंद्र सिंह का बेटा होगा। विवेक जैन के बेटे को पहचानती थी और यह जानकर बहुत हैरान हुई कि यह बिजनेस बातचीत एक छात्र के साथ है। हालांकि दुनियादारी ने हैरानी दिखाने नहीं दी। हाँ, अभी 12वीं में हूँ, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्कूल में होना बहुत अच्छा है, रोहन भाई शानदार है। इतने छोटे में इतने पैसे, घरवाले क्या करते हैं? प्रिया खन्ना ने पूछे बिना नहीं रह सकी। हालांकि थोड़ा अशिष्ट था, लेकिन उत्सुकता रोक नहीं पाई। पैसे मेरे साझेदार के हैं, बैठते हैं, रोहन गुप्ता ने स्पष्ट जवाब दिया और साफ था कि प्रिया खन्ना के लगातार पूछने पर खुश नहीं था। दोनों वहां व्यापार की बात करने आए थे, एक दूसरे की पृष्ठभूमि जांचने नहीं। यह व्यवहार दिखाता था कि प्रिया खन्ना में व्यावसायिक समझ की कमी है और ऐसे स्वभाव से बड़ी फैक्ट्री चलाना उपयुक्त नहीं। ठीक है रोहन भाई, बिना घुमाए बात करते हैं। हमारी फैक्ट्री की स्थिति यह है, देखिए। ये सुनकर प्रिया खन्ना थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन स्वभाव संभालते हुए रोहन गुप्ता को एक दस्तावेज दिया। रोहन गुप्ता ने 20 पन्नों का दस्तावेज देखा, जिसमें फैक्ट्री की बुनियादी जानकारी थी। लाइसेंस, मुख्य प्रबंधन कर्मचारी, उपकरणों की संख्या, ऑर्डरों की संख्या, भुगतान की शर्तें और अपेक्षित मूल्यांकन। करीब 10 मिनट की मोटी मोटी पढ़ाई के बाद समझ आया कि कुल मिलाकर फैक्ट्री काफी संतोषजनक थी। ये तजुर्बे की वजह से नहीं था, बल्कि बस इसलिए कि जब तक लोग और उपकरण हों, काफी है। इसके अलावा विवेक जैन की इसे खरीदने की रुचि थी, इसलिए जरूर ठीक होगी। कुछ डिजाइनर भर्ती करें और शुरुआत करें। हालांकि रोहन गुप्ता को लगा ये सोच थोड़ी जल्दबाजी वाली है, लेकिन सोचने में कोई जुर्म नहीं। गलतियां धीरे धीरे सुधरेगी, वो जोखिम उठा सकता था। कुल मिलाकर बुरी नहीं है, काफी संतुष्ट हूं, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। रोहन गुप्ता ने दस्तावेज बंद करके प्रिया खन्ना से कहा। फैक्ट्री खरीदने का फैसला कर लिया था, यह उसके व्यापारिक साम्राज्य की पहली ईंट होगी। कीमत पर बातचीत हो सकती है, मुझे सबसे ज्यादा चिंता आपकी काबिलियत की है। प्रिया खन्ना ने सच बोलते हुए मुठियां ठुड्डी के नीचे रखकर रोहन गुप्ता को सीधे देखते हुए कहा। आखिरकार 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं।
विवेक जैन से फोन पर सुनकर पहले लगा था कि दूसरे पक्ष के पास क्षमता है, लेकिन रोहन गुप्ता से मिलकर लगा कि और पुष्टि जरूरी है। हाँ, अच्छा लगा, आपकी स्पष्टवादिता पसंद आई। कीमत की चिंता मत करो, कुछ करोड़ का सौदा महंगा नहीं अगर कीमत के लायक हो। रोहन गुप्ता ने यह सुनकर जोर से हंसा। ठीक है, जल्दी हो सके तो कुछ रियायत दे सकती हूँ। प्रिया खन्ना ये सुनकर खिल उठी और मुस्कुराई। अधिग्रहण की बात से पहले ये जानना था कि आप पहले क्या करती थीं? रोहन गुप्ता ने पूछा। प्रिया खन्ना के कमरे में घुसते ही उसमें एक अलग कलात्मक भाव महसूस हुआ था। कपड़े भी बेहतरीन तालमेल और व्यक्तित्व से भरे थे। बातचीत की बारीकियों पर जाने से पहले दूसरे पक्ष को समझना बेहतर था। पहले जान पहचान की नींव रखो, फिर कीमत की बातचीत करो। सब सौहार्दपूर्वक। मैंने फैशन डिजाइन पढ़ा था और वर्साचे के मुख्यालय में काम करती थी। अगर पिताजी इतने गंभीर रूप से बीमार न होते तो वापस नहीं आती। प्रिया खन्ना ने चश्मा ऊपर करते हुए थोड़े उदास स्वर में कहा। सपनों की नौकरी छोड़कर वापस आना पड़ा था। जब भी यह ख्याल आता तो मन में कमी का एहसास होता। पिताजी की सेहत चाहे जो हो, घर पर ही रहकर करियर बनाने की तैयारी थी। वर्साचे, तो घर की फैक्ट्री क्यों नहीं चलाती रहीं? रोहन गुप्ता ने हैरानी से पूछा। वर्साचे, ये तो बड़ी बात है। ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन उपन्यासों में अक्सर नाम पड़ा था। मुझे डिजाइन करना पसंद है, प्रबंधन नहीं। और सामाजिक मेलजोल भी पसंद नहीं। प्रिया खन्ना ने संक्षिप्त में कहा। सामाजिक मेलजोल के अप्रिय अनुभव काफी हो चुके थे। लगातार शिकार की तरह देखे जाने का एहसास होता। इसीलिए उन्हीं में से कुछ लोगों की इज्जत उतारी थी और उन्होंने बदले में मुश्किलें खड़ी की। फैक्ट्री के अंदरूनी मुद्दे ऊपर से थका हुआ महसूस होता था और आगे कोई शामिल नहीं होना चाहती थी। पिताजी भी राजी थे, वे भी नहीं चाहते थे कि वो सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इधर उधर भागती रहे। आगे का क्या इरादा है? रोहन गुप्ता ने आगे पूछा। इस वक्त वो उसे अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोच रहा था। उसकी काबिलियत देखते हुए वर्साचे में काम कर चुकी है इसलिए और मूल्यांकन की जरूरत नहीं। जैसे अच्छे कॉलेज के स्नातकों को नियोक्ता बहुत महत्व देते हैं। उनकी यूनिवर्सिटी उनकी व्यक्तिगत क्षमता नहीं दर्शाती लेकिन कम से कम हाई स्कूल में उनकी मेहनत और जरूरी काम पर ध्यान देने की क्षमता तो दिखाती है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक हैं, सीखने की क्षमता और सीखने का रवैया। स्कूल में सबसे जरूरी काम पढ़ाई है, इसलिए कॉलेज के नंबर उतने मायने नहीं रखते और ध्यान हाई स्कूल के प्रदर्शन पर जाता है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां शैक्षणिक पृष्ठभूमि को महत्व देती हैं। कंपनी को उस यूनिवर्सिटी की परवाह नहीं जहां गए, बल्कि सीखने की क्षमता और रवैये की परवाह है। उन्हें काम करने वाले चाहिए, न कि जहाज चलाने वाले। सीधे कहें तो कंपनी इस बात को महत्व देती है कि बोर्ड परीक्षा संभावित प्रतिभाओं के लिए एक छलनी है। बचे हुए में से उच्च कोटि ढूंढने की बजाय बेहतर है कि तुलनात्मक रूप से अच्छे संभावित कर्मचारी चुनें। किसी कर्मचारी को प्रशिक्षित और मूल्यांकन करने में भी बड़ी लागत आती है। जैसे एमबीए करने वाले, डिग्री मिल जाए इससे उनकी क्षमता जरूरी नहीं दिखती। बिना एमबीए के खुद से बड़ी कंपनियां चलाने वाले असंख्य उदाहरण हैं। लेकिन एमबीए करने वालों की क्षमता दिखाने वाले भी कई उदाहरण हैं। स्पष्ट रूप से ये लोग थोड़े कठोर लग सकते हैं लेकिन बड़ी कंपनियां यही चाहती हैं, स्थिरता। कंपनी जितनी बड़ी उतनी ज्यादा स्थिरता जरूरी। सफलता के लिए दरवाजा खोलने की बजाय बेहतर है कि विमानवाहक जहाज को जल्दी से जर्जर जहाज में न बदलें। ये सच्चाई जल्दी नहीं बदलेगी। रोहन गुप्ता को लगा ये राष्ट्रीय परीक्षा द्वारा थोपी गई सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है। सहमत नहीं था लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। भले ही भविष्य में पहले या दूसरे दर्जे की यूनिवर्सिटियां खत्म हो, फर्क फिर भी रहेगा। लगता है सबने एक मानक स्वीकार किया है। अच्छे छात्र अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी के स्नातकों की मांग है। रोहन गुप्ता के नजरिए से यह सच्चाई कुछ दशकों में नहीं बदलेगी। मेरी योजना एक फैशन डिजाइन कंपनी शुरू करने की है। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का उभार हो रहा है न, अपने डिजाइन ऑनलाइन बेचने का इरादा है। प्रिया खन्ना ने खुलकर बोली। कोई व्यावसायिक रहस्य नहीं था और बताने में कोई नुकसान नहीं था। क्या मेरी कंपनी में काम करने में रुचि है? रोहन गुप्ता ने चाय का एक घूंट लेते हुए प्रस्ताव रखा। यकीन था कि उसकी काबिलियत से वह कामयाब होगी। अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म के उभार के साथ उसने 2 लोगों द्वारा चलाया एक स्थिर कारोबार देखा था। एक डिजाइन करे और फैक्ट्री उत्पादन करे। अपने शिखर पर उनकी सालाना बिक्री करोड़ों में थी। रोहन गुप्ता को खुशी हुई कि प्रिया खन्ना को इस मोड़ पर इतनी समझ है।
अच्छी काबिलियत से पैसा कमाना मुश्किल नहीं। काम मतलब? प्रिया खन्ना ने रोहन गुप्ता को देखते हुए पूछा। तुम्हारे घर की फैक्ट्री का अधिग्रहण ठेकेदारी के लिए नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के तजुर्बे वाली तुम पहली डिजाइनर हो जिससे मिला हूं, इसलिए पूछना था कि क्या मेरी कंपनी में आने में रुचि है। रोहन गुप्ता ने सच्चाई से कहा। ब्रांड बनाना, जानते हो ये कितना मुश्किल है? प्रिया खन्ना ने शक से पूछा। एक पेशेवर डिजाइनर होने के नाते बाजार की गतिविधि अच्छी तरह पता थी। बड़ी पूंजी के बिना ब्रांड के साथ सफल होना लगभग असंभव है। जानता हूं, बस पैसे की बात है। और क्या मुश्किल हो सकता है? रोहन गुप्ता ने कुर्सी पर पीछे झुककर बेपरवाही से कहा। नहीं। प्रिया खन्ना एक पल के लिए चुप हो गई। मानना पड़ा कि पैसे के साथ बहुत कम चीजें असंभव रहती हैं। ब्रांड स्थापित करना उसी श्रेणी में आता था। उत्पादन और वितरण पैसे से हो सकते थे। तो फिर क्या सोचती हो? रोहन गुप्ता ने चेहरा गंभीर करते हुए पूछा। राजी हूं। क्या कंपनी बन चुकी है? कुछ सोचने के बाद प्रिया खन्ना ने जवाब दिया। अपनी कंपनी शुरू करने का इरादा था और भविष्य की कमाई को लेकर थोड़ा भरोसा भी था, लेकिन व्यापार प्रबंधन पसंद नहीं था। पिताजी की फैक्ट्री के तजुर्बे ने नकारात्मक असर छोड़ा था और प्रबंधन के बारे में थोड़ी आशंका थी। मौका देखकर लगा कि आजमाने लायक है। अगर स्थानीय स्तर पर कोई ढंग की फैशन डिजाइन कंपनी होती तो शायद स्वतंत्र होने के बारे में न सोचती। इसके अलावा फैक्ट्री पिताजी की मेहनत थी और उसकी सफलता और विस्तार में योगदान देने की पूरी इच्छा थी। अभी नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव है जो शायद रुचिकर लगे। रोहन गुप्ता ने एक पल सोचकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह, क्या प्रस्ताव? प्रिया खन्ना ने उत्सुकता से पूछा। ये तरीका, फैक्ट्री 45 लाख में मुझे बेचो, साथ ही तुम भी जुड़ो, भविष्य की फैशन कंपनी में 5% शेयर मिलेंगे। रोहन गुप्ता ने धीरे धीरे प्रस्ताव रखा। थोड़ा पैसा बचाना था और साथ ही सामने की सुंदर डिजाइनर को अपनी टीम में लाना था। आखिरकार अभी हर जगह से उच्च प्रतिभाओं को खींचने की ताकत नहीं थी। इसके अलावा प्रिया खन्ना पहले से इस क्षेत्र में थी और कई उद्योग विशेषज्ञों को जानती थी। उसके संपर्क इस्तेमाल करना और झंझट बचाना काफी अच्छा सौदा था। रोहन भाई, मैं इसमें घाटे में नहीं जाऊंगी। क्या लगता है मुझे हिसाब नहीं आता? ये सुनते ही प्रिया खन्ना तुरंत नाराज होकर उठी। अगर मैं वादा करूं कि 6 महीने में 3 करोड़ और लगाऊंगा और अगले 3 सालों तक तुम्हारे शेयर कम नहीं होंगे? रोहन गुप्ता ने उसकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए शांति से जवाब दिया। क्या? प्रिया खन्ना ने रोहन गुप्ता को हैरानी से देखा। मुंह खुला रह गया। देविंद्र सिंह और विवेक जैन भी स्तब्ध थे। मन में सिर्फ 3 करोड़ का आंकड़ा था। ये तो पागलपन है। रोहन गुप्ता के पीछे जो भी है वो बेहद अमीर है। सन 2004 में कपड़े की फैक्ट्री पर इतना खर्च करने की सोचने के लिए कितना अमीर होना होगा? 3 करोड़ से बहुत कुछ हो सकता था। कई निवेश परियोजनाएं इससे जल्दी मुनाफा देती हैं। फैशन में ब्रांड बनाने में बहुत संसाधन, पैसे और वक्त लगते हैं। वितरण, प्रचार, दुकानें, कर्मचारी, माल और न जाने क्या क्या। सच में? प्रिया खन्ना चौंक से उबरकर रोहन गुप्ता को उम्मीद से देखा। 3 करोड़ जमा 45 लाख का 5% मतलब वो मूल रूप से 1 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। यह कोई शानदार रकम नहीं, खासकर जब फैक्ट्री बेचने से भी अच्छा मिलेगा। हालांकि रोहन गुप्ता का दृढ़ संकल्प दिखा। जो 3 करोड़ लगाने को तैयार हो वो जरूर 3 करोड़ और लगाने में सक्षम और तैयार होगा। बड़े पेड़ की छाया बेहतर होती है वाली कहावत पर भरोसा करते हुए प्रिया खन्ना उसके प्रस्ताव से पूरी तरह राजी हो गई। बेशक, अगर 6 महीने में 3 करोड़ नहीं लगे तो शेयरों के हिसाब से सारा नुकसान भरूंगा। रोहन गुप्ता ने वादा किया। 3 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं, खासकर 6 महीने में। आखिरकार अगले महीने शेयर बाजार में इतनी कमाई हो सकती है, वहां 10 करोड़ बनाना संभव है। उसे सिर्फ एक ऐसा शेयर चुनना था जिसकी सबसे अच्छी बढ़त का उसे याद था। बस किसी अप्रत्याशित घटना के लिए सावधानी। आखिरकार जो शेयर याद थे वे सब हाइप वाले थे। अगर बड़े खिलाड़ियों ने उन शेयरों में निवेश न किया या उसे निशाना बनाया तो तबाही होगी। अगर अभी स्पष्ट रूप से लीवरेज शेयर ट्रेडिंग देने वाली कोई कंपनी होती तो उधार पैसों से शेयरों में निवेश की तैयारी होती। प्रिया खन्ना ने दिखावे के लिए थोड़ा सोचा। तुरंत मान लेना सस्ता और बेबस दिखाएगा। पहले फैक्ट्री को शेयर सौदे का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन रोहन गुप्ता इसके लिए तैयार नहीं लगता था। उसके जैसे निवेशक आमतौर पर उस किस्म के किसी और शेयरधारक को नहीं रखते जब तक पैसे न खत्म हों।
लेकिन जाहिर तौर पर रोहन गुप्ता को पैसों की कमी नहीं थी। वो बहुत स्वामित्वशाली था। समझ आया कि अगर उसे उसके जैसे विशेषज्ञ को भर्ती करने की इच्छा न होती तो अपने शेयरों का एक हिस्सा देने पर भी विचार न करता। पहले रोहन गुप्ता की काबिलियत पर शक था, लेकिन जीवन एक जुए का खेल है। सही दांव लगाए तो सफलता के रास्ते पर होगी। विदेश में पढ़ाई के दौरान कई युवा प्रतिभाशाली देखे थे और उम्र की वजह से रोहन गुप्ता को नजरअंदाज नहीं किया। मैं राजी हूं, फलदायक सहयोग हो, प्रिया खन्ना ने हाथ बढ़ाते हुए खुशी से कहा। फलदायक सहयोग, कल सुबह छुट्टी लेकर फैक्ट्री देखने जाएंगे। ठीक लगी तो उसी सुबह अनुबंध पर हस्ताक्षर। वकील या जरूरी कानूनी सहायता ढूंढ लो और प्रक्रियाएं संभालो। हस्ताक्षर के बाद उसी दिन कंपनी दर्ज करेंगे। इस बीच तुम फैक्ट्री संभालना शुरू करो। इस रविवार को विस्तृत विकास योजना पर चर्चा करेंगे, रोहन गुप्ता ने प्रिया खन्ना से हाथ मिलाते हुए समझाया। वैसे उसका हाथ मेरी मंगेतर जितना मुलायम नहीं। ठीक है छोटे बॉस, प्रिया खन्ना ने मजाक किया। अब एक ही टीम में थे, औपचारिकता की जरूरत नहीं। छोटे मत कहो, 18 होने वाला हूं, रोहन गुप्ता ने नाखुशी से जवाब दिया। हे ठीक है तो बड़े बॉस, प्रिया खन्ना ने मुंह ढककर हंसते हुए छेड़ा। बस बॉस कहो, विशेषण की जरूरत नहीं, रोहन गुप्ता ने थोड़ा बेबस होकर कहा। ठीक है बॉस, प्रिया खन्ना ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ कहा। रोहन गुप्ता के बिल्कुल चौंकने से उसके मूड का बदलाव इतना अचानक था। रोहन गुप्ता का उलझा चेहरा देखकर प्रिया खन्ना फूटकर हंस पड़ी। ठीक है, रोहन गुप्ता ने सोचा। उसने फिर मेरी हंसी उड़ाई, नाक छूकर शर्मिंदगी छुपाई और बदला लेने की योजना बनाई। चलो टोस्ट करते हैं। पहला, प्रिया खन्ना की बड़ी चिंता दूर होने की खुशी में। दूसरा, रोहन गुप्ता की कंपनी की हर सफलता की दुआ में। हा, विवेक जैन ने बात खत्म होते ही तुरंत बातचीत संभाली। सही है रोहन गुप्ता, आगे बढ़ते रहो। देविंद्र सिंह भी उठकर बधाई में टोस्ट किया। करोड़ों का सौदा एक खाने के दौरान हो गया। काफी हैरान थे, हालांकि पैसे अभी नहीं आए और दावा है कि 6 महीने में आएंगे, लेकिन यकीन था कि रोहन गुप्ता झांसा देने वाला नहीं। 3 करोड़ कहा तो 3 करोड़ होगा। पैसे कैसे आएंगे यह उनके काम की बात नहीं। अभी रोहन गुप्ता के पैसों के स्रोत में कोई रुचि नहीं और दिखाने की हिम्मत भी नहीं। करीब 10 मिनट बाद आर्यन पटेल ने दस्तक देकर अंदर आया। रोहन गुप्ता ने घड़ी देखी, क्लास का वक्त लगभग हो गया था। जल्दी से सामान समेटा और भाग गया। विवेक जैन और देविंद्र सिंह एक दूसरे को देखते रहे, हालांकि इस व्यवहार के आदी थे। प्रिया खन्ना पहली बार देख रही थी। एक पल करोड़ों का सौदा तय करने वाला बॉस था, दूसरे पल देरी के डर से क्लास की तरफ भागता छात्र। आखिर यह इंसान है क्या? रोहन गुप्ता के जाने की दिशा में देखते हुए प्रिया खन्ना सोच में डूब गई। रोहन गुप्ता की हिम्मत नहीं थी कि लाखों नकद स्कूल ले जाए, इसलिए कमरा छोड़ते वक्त सिस्टम में डाल दिए और बैग में सिर्फ 20,000 रखे। ऑटो में बैठकर पैसे निकालकर जेब में रखे क्योंकि आर्यन पटेल अभी था। खाली बैग लेकर चलना शक पैदा करता। आर्यन पटेल समझ नहीं पाया कि इतने बड़े बैग में सिर्फ 20,000 क्यों, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। निजी मामले निजी होते हैं। रोहन गुप्ता की अजीब हरकत पूछकर जानना उसे रुचिकर नहीं लगता। इस दौरान रोहन गुप्ता की कुछ और अजीब हरकतें भी नजर में आई थीं जो स्वीकार्य नहीं होने वाली नहीं थीं। उस शाम रोहन गुप्ता फिर यहां आया। सिस्टम अनुशंसित ग्राहक के पैसे वापस करने की बारी थी। वही पुरानी दिनचर्या और प्रक्रिया। भले ही उबाऊ था, रोहन गुप्ता ने दिलाई नहीं दी। अभी भी रिश्ते बनाना जरूरी था। पैसा कमाने से ऐसे दोस्तों को कम नहीं आंकना चाहिए। ये सच में मूर्खता होगी। कौन जाने ये लोग बाकी लोन कामों में मदद करें, किसी को भी जाने नहीं देना। रोहन गुप्ता ने चुपके से पूछा कि क्या लोन की जरूरत है। इस वक्त नहीं, वित्तीय समस्याएं हल हो गई थीं। लेकिन रोहन गुप्ता का शुक्रिया भी किया। बैंकों के अलावा इतना कम ब्याज कहीं नहीं मिला था। अगर पैसों की जरूरत होगी तो रोहन गुप्ता के पास आएंगे। रोहन गुप्ता ने याद दिलाया कि हर महीने के अंत तक बता दें क्योंकि नए महीने के बाद उपलब्ध नहीं हो सकता। उन्हें यह अजीब लगा लेकिन आगे नहीं पूछा। लोन की जरूरत नहीं सुनकर रोहन गुप्ता काफी निराश हुआ। जिन व्यापारियों को जानता था वे बस कुछ नाम थे। देविंद्र सिंह, विवेक जैन, ललित भाई, महेश पटेल, प्रिया खन्ना और यह सामने वाला। इनमें से किसी को अभी पैसों की जरूरत नहीं थी। यह इस महीने के बाकी लोन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। स्तर 2 के बाद सिस्टम 2 महीने तक का लोन दे सकता था,
लेकिन वह इतने लंबे समय के लिए लोन देने को तैयार नहीं था। पूंजी का उपयोग बहुत खराब होगा, चक्र बहुत लंबा होगा और बाद के स्तर वृद्धि पर असर पड़ेगा। घर लौटकर रोहन गुप्ता अभी भी इस महीने के करीब 4 लाख किसको लोन दें इस चिंता में था। थोड़ा सोचने के बाद भी अच्छा हल नहीं मिला। फर्जी लोन के बारे में हिम्मत नहीं। अगर सिस्टम ने दंड दर्ज किया तो हंसी की बात नहीं। साले, चिंता करना बेकार है। पहले जीन लॉक खोलते हैं, कल ये सोचेंगे। यार, कल के काम का पहाड़ है। ये सोचते हुए रोहन गुप्ता ने आगे नहीं सोचा। बहुत झंझट था। बिस्तर पर लेटकर रोहन गुप्ता ने निजी जानकारी देखी। पूरा जानकारी पैनल गहरे बैंगनी रंग का हो गया था। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता। स्तर 2। अनुभव 110/200। इस महीने का लोन कोटा 0/10 लाख। इस महीने का निजी कोटा 20,000/20,000 जो दिसंबर के अंत तक उधार में है। निकाल योग्य संपत्ति 51,80,000। मानसिक शक्ति 51/55। शारीरिक क्षमता 49/55। मूल ऊर्जा मूल्य 55। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर। सभी लोन वापसी से 50 अनुभव अंक मिले। उपलब्धि काम 2 पूरा होने से 10 अनुभव अंक और 5 मूल ऊर्जा अंक मिले। विवेक जैन के वापस किए 2 लाख से ज्यादा के साथ संपत्ति अब 51,80,000 हो गई। ठीक है, गणित सच में गणित के टीचर ने पढ़ाया था। सिस्टम, ये जीन लॉक कैसे खुलता है? रोहन गुप्ता ने पूछा। कोई बटन या कुछ नहीं मिला, इसलिए सिस्टम से पूछना पड़ा। पहले स्तर के जीन लॉक की शर्तें पूरी हो गई हैं। क्या अभी खोलना है? सिस्टम ने पूछा। हाँ, रुको, कोई सावधानी? रोहन गुप्ता मानने वाला था, लेकिन उपन्यासों में नायकों की स्तर बढ़ाने के दौरान पीड़ा याद आई और डर गया। पहले साफ पूछना बेहतर है। जीन लॉक खोलने से भारी दर्द होगा, लेकिन सिस्टम होस्ट की इंद्रियां बंद कर सकता है। इसमें 10 मिनट लगेंगे। डिफ़ॉल्ट विकल्प है इंद्रियां खुली रखना। क्या होस्ट इंद्रियां बंद करने का चुनाव करता है? सिस्टम ने समझाया। ये सुनकर रोहन गुप्ता ने राहत की सांस ली। भला हो पूछा, नहीं तो भारी दर्द होता। लेकिन रुको, सिस्टम, इंद्रियां बंद करने से प्रभाव पर असर होगा? रोहन गुप्ता ने पूछा। यही सबसे बड़ी चिंता थी। उपन्यासों में नायक सब सहते हैं न? नहीं, ये कमी तीसरी पीढ़ी के स्तर एक जीन अनलॉकिंग तकनीक में ठीक हो गई थी। होस्ट 98वीं पीढ़ी की स्तर एक जीन अनलॉकिंग तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जिसके ये दुष्प्रभाव नहीं हैं। सिस्टम ने जवाब दिया। यार, सच में गंभीरता से लिया है न? इसकी कितने सालों से रिसर्च हुई? हर पीढ़ी को कितने समय की रिसर्च चाहिए? रोहन गुप्ता ने चुपके से पूछे बिना नहीं रह सका। 3 और 98 का फर्क बहुत बड़ा था। दुष्प्रभाव इतने बुरे होंगे कि हर पीढ़ी अपडेट करना पड़े? माफ करें, अधिकार अपर्याप्त, जवाब देने में असमर्थ। सिस्टम ने जवाब दिया। कोई दुष्प्रभाव है? इतनी पीढ़ियों के विकास के बाद भी कोई परफेक्ट उत्पाद नहीं तो समस्या नहीं होगी? रोहन गुप्ता ने पूछा। ये साफ ना हो तो आजमाने की हिम्मत नहीं। छठी पीढ़ी से जीन अनलॉकिंग तकनीक में कोई दुष्प्रभाव नहीं रहे। हर पीढ़ी की रिसर्च शरीर की नींव की पूर्णता और सुधार के लिए है। उदाहरण के लिए 98वीं पीढ़ी की स्तर एक जीन अनलॉकिंग तकनीक होस्ट को 98वें स्तर तक के जीन लॉक खोलने देती है। तकनीक जितनी कम विकसित उतनी कम सीमा। जैसे छठी स्तर की जीन अनलॉकिंग तकनीक शरीर को सिर्फ छठे स्तर तक खोलने देती है। इस सीमा को तोड़ना है तो ऊंची तकनीक चाहिए, कम से कम 36वीं पीढ़ी, ताकि आधार सीमा 36 तक बढ़े। वरना पूरी जिंदगी छठे स्तर की सीमा नहीं तोड़ सकते। सिस्टम ने धीरे धीरे समझाया। क्या मैं सबसे ऊंची तकनीक इस्तेमाल कर रहा हूं? रोहन गुप्ता ने फिर पूछा। इसकी सबसे ज्यादा परवाह थी। इस तकनीक की प्रकृति को देखते हुए साफ था कि 98वां स्तर कोई सीमा नहीं है। स्वाभाविक रूप से सबसे नया संस्करण चाहता था। माफ करें, अधिकार अपर्याप्त, जवाब देने में असमर्थ। क्या ये तकनीक दूसरों पर इस्तेमाल हो सकती है? माफ करें, अधिकार अपर्याप्त, जवाब देने में असमर्थ। आप सुन रहे हैं बिलियनियर सेकंड चांस। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए नियमित रूप से नई ऑडियो बुक्स लेकर आते हैं। धन्यवाद।